होगा साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। सत्य विश्लेषण और प्रामाणिकता का है ये अद्भुत मंच, तभी तो ये कहलाता है आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। यहाँ खबरें उठती नहीं हैं, उठाई जाती हैं। आपसे आंख मिलाकर सच के साथ रूबरू करवाई जाती है। तो अगले आधे घंटे के लिए अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि विश्लेषण और तथ्य के बेजोड़ संगम के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं खबरों का बूस्टर डोज देश के भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। नाम है न्यूज पंच, मैं हूं आंसू गुलाटी गुंबर और आइए देखते हैं इस वक्त की 3 बड़ी खबरें। फरार ललित मोदी को जोर का झटका लगा है और साफ तौर पर उनका जो पासपोर्ट है वो रद्द कर दिया गया। गोल्डन पासपोर्ट लेकर बैठे थे साहब, लेकिन सोच रहे थे कि स्वर्ग का द्वार वापसी आए धरती पर। आपके नेताओं के घर के पास किसानों का डेरा, यानी कि तमाम जो किसान प्रदर्शक हैं वो अब आप नेताओं के घर का घेराव करने वाले हैं। मान साहब के साथ तल्खी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और फिटनेस पर जिन्होंने उठाया था सवाल, जीत कर मचाया शर्मा जी के बेटे ने धमाल। ये बड़ी खबर क्रिकेट से हम करेंगे आपके साथ साझा कि आखिरकार कैसे अपने विरोधियों को भी अपना मुरीद बना लिया रोहित शर्मा ने। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ललित मोदी, जिनको यह कहा जाता है कि वो आईपीएल उनका ब्रेन चाइल्ड है, आखिरकार क्यों वनुआतू देश का पासपोर्ट रद्द हुआ। और वहां के जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने इसका आदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई हमको इनके कारनामे पता ही नहीं थे, यहां से भागे थे, बचने के लिए नागरिकता ली थी और नागरिकता लेकर गोल्डन पासपोर्ट जो था वो अपने पास रख लिया। और जो पीएम है वहां के, उन्होंने कहा कि इनकी नागरिकता जो है उसे रद्द किया जाए। अगर मैं आपको वनुआतू के बारे में बताऊं तो ये एक छोटा सा द्वीप है। द्वीप छोटा यानी कि नोएडा की जो जनसंख्या है उससे भी आधी आबादी है उसकी, लेकिन 83 ज्वालामुखी वहां पर हैं। अब एक और ज्वालामुखी फट गया क्योंकि उनको वहां से जाना होगा। अब ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे ये जो पूरी खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि ललित मोदी को एक जोर का झटका लगा है और उनका जो पासपोर्ट है वो रद्द कर दिया गया भारत से बचने के लिए, क्योंकि भारत में जो कारनामे उनके रहे हैं और आईपीएल में जिस तरह से उन्होंने घोटालेबाजी की है उस वजह से वो भारत छोड़कर भागे थे। अब वनुआतू के पीएम ने कहा कि भैया आपका पासपोर्ट हमें रद्द करना होगा। जो पीएम जोथम नापट हैं उन्होंने जो नागरिकता का आयोग है उसको ये आदेश दिया और उनका पासपोर्ट जो है वो अब रद्द कर दिया गया है। यानी कि उन साफ तौर पर उन्होंने पैसे लेकर नागरिकता खरीदी थी। भारत में उन्हें अब भगौड़ा ही कहा जाता है ललित मोदी को, कई घोटाले उन्होंने किए हैं। लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार वनुआतू के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि जो तमाम मीडिया के द्वारा खुलासे किए गए उसके बाद उनका पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया गया है वहां के प्रधानमंत्री द्वारा, और प्रत्यर्पण से बचने के लिए ये पूरी कवायद रची गई। यानी प्रत्यर्पण से बचने के लिए कि कहीं एक्स्ट्राडिशन ना हो जाए, मैं फंस ना जाऊं।
और आवेदकों को वैध कारणों से ही नागरिकता देनी चाहिए। यानी जिस आवेदक ने या उसने जो कारण दिया है उस कारण की वैधता को भी जांचना जरूरी है। वैध कारण में अगर प्रत्यर्पण से बचना है, यानी आप एक्स्ट्रेडिशन से बचना चाहते हैं, तो भैया फिर आप वनुआतू नहीं रह सकते। और ललित मोदी का इरादा क्या था? इरादा नेक तो नहीं था, इरादा था प्रत्यर्पण से बचने का। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने नागरिकता कहीं ना कहीं ली है लेकिन आपने सौदा किया नैतिकता का, तो आपको ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। अब ये पूरा मामला क्या है ये समझते हैं। पहले समझते हैं कि ललित मोदी हैं कौन। 2010 में आईपीएल के करप्शन का आरोप है। हालांकि आईपीएल वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ललित मोदी। मॉरिशस की कंपनी को वर्ल्ड स्पोर्ट्स का ठेका दिया, यानी सब कुछ स्पोर्ट्स के लिहाज से किया, और आईपीएल का 425 करोड़ का ये ठेका था जो ललित मोदी ने दिया, और ललित पर 125 करोड़ रुपए का कमीशन का आरोप है। यानी उन्होंने बीच में से पैसा खाया। और आईपीएल में खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो जो उनकी बोली लगाई जाती है उसमें भी साहब ने हेराफेरी की। 2010 में बीसीसीआई ने ललित को सस्पेंड किया और 2010 में ही भारत से भागकर लंदन चला गया ललित मोदी। अब जो ईडी है उसने ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया इनके खिलाफ। 2011 की अगर बात की जाए तो बीसीसीआई ने एक जांच समिति बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के जो तमाम नियम हैं उनका उल्लंघन का भी मामला ललित मोदी पर बनता है। और अपने कई अफेयर्स के लिए भी बॉलीवुड में ललित मोदी जाने जाते हैं, अच्छी खासी पार्टीज के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थॉमस जुड़ गए हैं। अनिल, वो कहते हैं कि अगर आप कुछ भी नैतिक आधार पर गलत करते हैं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। अब जो ये पासपोर्ट ललित मोदी का रद्द किया गया है, क्या फैक्टर्स रहे और अब आगे की राह ललित मोदी के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है? देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि ये जो द्वीप है, ये जो आइलैंड्स है, ये आइलैंड्स कहाँ मौजूद है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच ये आइलैंड्स आते हैं, और यहाँ गोल्डन मेंबरशिप होता है या फिर गोल्डन सिटीजनशिप होता है, जहां आप एक भारी मात्रा में पैसे लाए और इसके आधार पर और आप इन्वेस्टमेंट करें वहां, जिसके आधार पर ये आपको सिटीजनशिप मिलती है। और ललित मोदी ने बिल्कुल पिछले हफ्ते ही अपने पासपोर्ट को सरेंडर करने के लिए लंदन हाई कमीशन गए थे। भारत के वहां हाई कमीशन गए थे और वहां उन्होंने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया था। और कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि न्यूजीलैंड के जो हाई कमीशन है नीता भूषण और बाकी जो हमारे वहां के महाद्वीपों के जो कमीशन है, उन्होंने पुरजोर कोशिश की जब एमईए को पता लगा और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पता लगा, और वहां से ये दबाव बना कहीं ना कहीं, क्योंकि जो आइलैंड है जिसकी हम हर कोई चर्चा कर रहा है, ये आइलैंड का भारत, क्योंकि ये ग्लोबल साउथ में आता है और ये आइलैंड्स का भारत से सीधा सीधा बहुत सारे विषयों में भारत से मदद लेता है। इसकी कुल जीडीपी कितनी है? 1 बिलियन है। मतलब अगर देखे तो एक छोटा सा देश, नोएडा से भी आधी जनसंख्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जनसंख्या ही नहीं, अगर टोटल उसकी जीडीपी देखे तो लगभग 1 बिलियन जीडीपी आती है। ऐसे देश में जरूर ये देश जरूर बहुत प्रिय लोगों के लिए जो भगोड़े होते हैं, क्योंकि उनके लिए सिंपल सा विंडो होता है, यहाँ जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टैक्स फ्री हेवन होता है ये, और यही वजह है। और अब देखें कि इसके अलावा कुछ और आइलैंड्स है वहां। ये आजकल क्रिप्टो में जितने लोग इन्वॉल्व है, क्रिप्टो में जो बड़े लीडर्स है, वो सारे इन आइलैंड्स में कहीं ना कहीं सिटीजनशिप लेते हैं। तो ऐसे में ललित मोदी के लिए भी एक राह दी, एक्स्ट्रेडिशन से बचना था, और उसका उन्होंने बखूबी फायदा उठाने की कोशिश की। मैं कहूंगा एक बार फिर ललित मोदी की हर बार आदत है हर चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलने की। नहीं करता अगर इस बात को अगर वो इग्नोर कर देते या उसे छोड़ देते, लेकिन उन्होंने उसे सोशल मीडिया पर डाला, एमईए के सामने इसे पेश हुआ। पिछले हफ्ते के जो शुक्रवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब इसकी बात हुई, और कहीं ना कहीं वहां से उनके लिए खेल खराब होना शुरू हुआ। और ललित मोदी ने आज भी कहा है कि ये सारा एक फेक बबल क्रिएट हो रहा है, मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है या फिर आरोप कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। लेकिन ये भूलना नहीं होगा वो देश से भगोड़े हैं, 2010 से वो लंदन में रह रहे हैं। जी, एक बड़ी प्यारी कहावत है कि हम रोजे बख्शवाने गए थे और कहीं ना कहीं नमाज हमारे गले पड़ गई। यानी साफ तौर पर एक्स्ट्रेडिशन से बचना था। अब भैया वो कह रहे हैं हमारे देश से ही बाहर निकल जाइए, क्रिप्टो करेंसी हो, आयकर हो, उसके लिए सेफ हेवन है। लेकिन अब ललित मोदी का सेफ हेवन क्या रहेगा?
देखिए, ललित मोदी के पास अब विंडो ज्यादा है नहीं। अभी ये देखना होगा उन्हें किसी तरह से, पहले ये बात देखना होगा कि जो लंदन में उन्होंने अपने भारत का जो सिटीजनशिप है, या तो उसे जो सरेंडर करने की कोशिश की थी, उसे कहीं ना कहीं रिटेन करने की जरूरत होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपको एक देश से दूसरे देश जाना है, और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए ललित मोदी को आने वाले समय मुश्किल जरूर होगी। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, अब ये ना घर के ना घाट के वाले हिसाब किताब में ललित मोदी फंस गए, और ललित मोदी बार बार ये करते आ रहे हैं। मैं कहूंगा हर 6 महीने में ललित मोदी जरूर विवाद या फिर खबरों में रहते हैं, और ये इस तरह की एक बार गलती मैं कहूंगा इसे, क्योंकि उन्हें सिटीजनशिप मिल गई थी, वो चुपचाप ले लेते, लेकिन उन्हें हर बार आदत है कि बीन बजाने की। अगर कोई छोटी सी उपलब्धि भी उनके लिए हो जाए तो बीन बजाते हैं, और मैं कहूंगा बीन बजाने का यह खामियाजा है, ना घर के ना घाट के रह गए। और आपने बहुत अच्छा कहा, आदत से मजबूर है, लेकिन अब ये मजबूरी उनकी विवशता उनको कहां तक लेकर जाएगी ये समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ललित मोदी के लिए भी राह मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन एक राह और है जो अब मान सरकार के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मान सरकार और किसानों के बीच ठन गई है। ये रार इतनी ज्यादा गहरी होती जा रही है कि पंजाब सरकार को दो टूक किसानों की है, और मान सरकार को खुली चुनौती दी किसानों ने कि भैया आप आइए, मैदान में आइए ना, आप बहस कीजिए। देश का, राष्ट्र का अन्नदाता रूठ रहा है। हम आपको बता दें कि पंजाब इज द व्हीट बास्केट, लेकिन आर पार की तैयारी है, क्योंकि चंडीगढ़ में किसानों का हल्ला बोल है। तमाम जो आपके विधायक हैं वहां पर उनके घरों के बाहर घेराव हो रहा है, और इन विधायकों का घेराव ये बता रहा है कि 102 दिन से किसान नेता डल्लेवाल का अनशन जारी है। अपनी मांगों पर किसान अड़े हैं, और किसान आंदोलन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि इसी महिला दिवस पर महिलाओं ने भी एंट्री मार ली, बॉर्डर पर मोर्चा वो संभाल रही हैं। लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, इसके टाइमलाइन को हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहा। तो चंडीगढ़ में किसानों का हल्ला बोल रहा, पंजाब सरकार से नाराज आंदोलनकारी बताए जा रहे हैं। आप विधायकों के घर धरना देंगे, आप ये जो किसान हैं, और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जो ये प्रदर्शन है वो चलने वाला है। सीएम द्वारा किसानों के जो उनसे वायदे किए गए थे, भाई जो वादा आपने किया है वो वादा तो आप निभाएंगे, आप तो वादा खिलाफी पर उतर आए। सरकार की जो तमाम नीतियां हैं उसके खिलाफ घेराव है। अब भगवंत मान साहब को ओपन डिबेट का चैलेंज है, 15 मार्च को आप आइए मैदान में और हमसे बहस कीजिए, क्योंकि जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग को बीच में ही छोड़कर मान साहब चले गए थे। तो सीएम साहब को ओपन डिबेट का चैलेंज है। अब अगली बैठक को लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर भी आज का जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये घेराव है, ये बहुत अहम है, क्योंकि इसका कनेक्शन 15 मार्च को सीएम आवास के घेराव से है। लेकिन ये पूरी क्रोनोलॉजी क्या रही, अगर इसकी टाइमलाइन को हम समझें वो समझना जरूरी है। आपको लिए चलते हैं 3 मार्च की तरफ। 3 मार्च को सीएम भगवंत मान की किसानों के साथ बैठक हुई। अब 4 मार्च को किसानों को, जो किसान नेता थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उसके आगे ये हुआ कि चंडीगढ़ में धरना देने की घोषणा की गई, और ये जो मीटिंग हुई थी, मैंने जैसा आपको बताया, उस मीटिंग को बीच में ही बड़े तलख अंदाज में भगवंत मान साहब छोड़कर चले गए। कोई कंसेंसस नहीं बना, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत नहीं हुई, और किसानों के प्रदर्शन से पहले ही कार्रवाई की गई। ये तमाम जो, अगर हम इस टाइमलाइन को समझें तो मुझे एक बात बड़ी अहम तौर पर याद आती है कि जब भगवंत मान साहब सत्ता में आए थे वो किसान आंदोलन को हवा देने के बाद, लेकिन शायद वो भूल गए, और 5 मार्च को चंडीगढ़ में धरना देने की घोषणा पर मान सरकार ने सख्ती अपनाई। उन्होंने वहां पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे किसान, उनको लेकर सख्ती का रवैया अपनाई। इससे तलखी, रार, खाई और बढ़ती चली गई दोनों पक्षों के बीच में। इसीलिए कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाया, कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। हमारे साथ गुरमीत जो हमारे रिपोर्टर हैं वो जुड़ गए हैं। गुरमीत, सवाल मेरा ये कि साफ तौर पर जब भगवंत मान साहब सत्ता में आए उस वक्त भी किसान आंदोलन चल रहा था। उन्होंने वायदा किया था कि मैं आम आदमी से उठकर इस खास जगह पर पहुंचाऊं, पर मैं आप ही की तरह हूं। लेकिन शायद मान साहब इस बात का मान भूल गए हैं। जी बिल्कुल आंचल, आप सही कह रही हैं कि जिस समय आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि किसानी के जो मुद्दे हैं
दूसरा जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उस फ्रंट पर आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर कहा था कि जो किसान है अपनी जो खेती बाड़ी है उसको हम रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा मुद्दा था बेरोजगारी, जिसे लेकर खुद भगवंत मान बड़े वोकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर हम इस तरह से काम करेंगे राज्य में कि जो युवा विदेश में जा रहे हैं वो विदेश से वापस आए, वो यहां पर काम करें और जो हमारी कृषि है उसे दोबारा से रिवाइव करें हमारे राज्य के नौजवान। मगर आज हालात ये है कि राज्य के जितने भी किसान हैं वो बड़े स्तर पर विधायकों और मंत्रियों के घरों के बाहर धरना देंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मुख्यमंत्री का खुद का जो एरिया पड़ता है धूरी, जहां से वो एमएलए चुनकर आए हैं, उसके अलावा उनके जितने भी मंत्री हैं उनके सभी मंत्रियों के घरों के बाहर धरने दिए जाएंगे। और अगर ये धरने सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि लोकल लेवल पर 5 तारीख का जो धरना है उसे काफी हद तक पंजाब पुलिस रोकने में कामयाब रही थी, इसीलिए चंडीगढ़ किसान नहीं पहुंच पाए थे। मगर यदि आज का धरना सक्सेसफुल होता है तो एक बड़ा और कड़ा संदेश राज्य सरकार को, सीधे मुख्यमंत्री को जाएगा किसानों की ओर से। बिल्कुल कड़ा संदेश तो जाएगा, लेकिन इसमें आम इंसान यानी आम आवाम की अगर बात की जाए, जो प्रोडक्शन है जिसके लिए जाना जाता है पंजाब, उसमें भी व्यवधान आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो पंजाब में किसानों की दो टूक है जब हम बात करते हैं मान सरकार के खिलाफ। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे भारत के विक्ट्री शॉट यानी कि कल की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस जीत के बारे में। आप जुड़ रहिए न्यूज पंच के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा जो है लंबरेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है न्यूज पंच में और बात करते हैं कल की ऐतिहासिक जीत की, जिस तरह से विक्ट्री के साथ लिखी गई है एक बेहतरीन हिस्ट्री। फिटनेस पर रोहित शर्मा के जिन्होंने सवाल उठाए, आज जीत कर उन्होंने मचाया धमाल। संन्यास की अटकलों पर विराम लगाया, अपने बल्ले से मचाया कोहराम और रोहित का जो ये जलवा था बल्ले से एक तहलका मचाता हुआ नजर आया। रोहित शर्मा की सफल कप्तानी जो थी, न्यूजीलैंड को हार माननी पड़ी, घुटने टेकने पड़े और इसलिए कहा गया कि शर्मा जी के जलवे के आगे कीवी की जो टीम थी उसकी हवा निकलती हुई नजर आई। यानी कई ऐसी बातें रोहित शर्मा के बारे में जो कही गई वो सब अपनी परफॉर्मेंस के बल पर उन्होंने गलत साबित किया। और ग्राफिक्स के जरिए आई समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये स्वर्णिम अध्याय कैसे लिखा गया। तो सबसे अहम बात, आईसीसी टूर्नामेंट में कप्तानी का जलवा किसका रहा? रोहित शर्मा का। और बतौर कप्तान जीत की अगर बात की जाए तो 13वां मैच, और रिकॉर्ड किसका तोड़ा? रिकॉर्ड तोड़ा द कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का। 12 जीत का रिकॉर्ड था, इन्होंने 13 जीत कर एक रिकॉर्ड कायम किया। रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी में अगर जो मैच जीते हैं वो 5 रहे और 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप रहा तो अगर उनको हम काउंट करें तो 8 मैच, तो हो गए ना 13। लगातार 2 आईसीसी फाइनल जीतने वाले चौथे सफल कप्तान और आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड किसके खाते में? शर्मा जी के खाते में आए। अब ये भी समझते हैं कि आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जो फजीहत है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो कैसे हुई। पाक पूर्व क्रिकेटर्स ने पीसीबी को आड़े हाथों लिया। क्यों आड़े हाथों लिया वो भी आपको समझाते हैं कि फाइनल में एक भी पीसीबी प्रतिनिधि ना भेजने पर सवाल। भाई आप जब करवा रहे हैं ये पूरी प्रतियोगिता तो आपने अपना प्रतिनिधि ही नहीं भेजा। शोएब अख्तर समेत कई खिलाड़ियों को इस वजह से घेरा गया
और शोएब अख्तर एक भी प्रतिनिधि ना भेजना, उन्होंने कहा कि ये समझ से बाहर है। मतलब आपने क्यों नहीं भेजा, ये सवाल ही समझ से परे है। पीसीबी अध्यक्ष ने ये हवाला दिया कि भाई संसदीय कार्य करने थे इसलिए भेजा नहीं गया। तो आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा पाकिस्तान का, वो तो उसकी वजह से फजीहत हुई ही हुई, लेकिन प्रतिनिधि ना भेजने की वजह से भी सवालों के घेरे में है अब पीसीबी, जिसका जवाब उन्हें देना होगा। लेकिन जवाब कई और भी हैं जो रोहित शर्मा के बल्ले ने दिए और अपने विरोधियों को भी अपना मुरीद बनाया। तो हिटमैन ने कांग्रेस को किया है हिट, क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो सुपर हिट है, जिस तरह से हमने आपको यहाँ ग्राफिक्स में भी समझाया। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस का मजाक उड़ाया, अनफिट समझा है क्या, सुपर हिट है मैं। और कांग्रेस ने रोहित की फिटनेस पर बहुत सवाल उठाए थे, लेकिन सवाल वो उठाए जाएं जिसमें तथ्य हो। तथ्य था नहीं, और इसीलिए आज जीत के सत्य के साथ रोहित शर्मा ने वो कर दिखाया जो शायद अभी तक का कोई कप्तान नहीं कर पाया। तो इसलिए जिस तरह का परफॉर्मेंस, जिस तरह का टीम मैनेजमेंट और जिस तरह से सबको साथ लेकर चलना की जो कला है रोहित शर्मा की, यही उसका मुजाहिरा कल हमने देखा मैच में। एक और बड़ी चीज जो इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है वो ये है कि हानिया आमिर का एक पोस्ट है कि चैंपियन थे और चैंपियन हैं। तो टीम इंडिया को एक और ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई। पाकिस्तान से बधाई भी आ रही है हमको। तो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की है, लेकिन एक भी गेम नहीं जीता, और भारत ने पाकिस्तान में खेला भी नहीं, फिर भी पूरा टूर्नामेंट जीत लिया। ये है भारत का जलवा। और इसी जलवे पर बात करने के लिए शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बल्ले से ऐसा कमाल कर दिया कि सबके सवालों के जवाब देकर सबको मुहाल कर दिया, और यही वजह है कि जब आपकी सफलता शोर मचाती है तो बहुत लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जब आप चैंपियन बनते हैं तो लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक दलों और राजनेताओं को समझना चाहिए कि उनका काम नहीं है कि स्टार खिलाड़ी के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते रहे, और खासतौर पर ऐसे मौके पर जब कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट चल रहा हो, जब आईसीसी में हम देख रहे हैं कि भारत का क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और उस बीच आप एक ऐसा बयान देते हैं, या उससे पहले ठीक टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उसके कप्तान पर आप ऐसा बयान देते हैं जो कतई उचित नहीं है। हम जानते हैं कि कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने जिस तरह से रोहित शर्मा को लेकर कहा कि वो अनफिट है, उन्हें भारत का अभी तक का सबसे खराब कप्तान बता दिया था। यहाँ तक कि जिन कप्तानों ने एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता या जिनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है जिनकी अगुवाई में भारत का, उनसे भी खराब कप्तान रोहित शर्मा को बताया था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी। तो ये सवाल उठे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस की वो प्रवक्ता रोहित शर्मा को इस तरह से निशाने पे क्यों ले रही हैं, जबकि सफलतम कप्तान आप महेंद्र सिंह धोनी के बाद देखें तो सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। और आप विश्व कप में देखें, भले ही भारतीय टीम फाइनल में हार गई थी, लेकिन एक भी मैच उससे पहले भारतीय टीम रोहित शर्मा की अगुवाई में हारी नहीं थी। 2020 विश्व कप रोहित शर्मा की अगुवाई में जीता गया, और अब चैंपियंस ट्रॉफी यानी आईसीसी का एक और टूर्नामेंट वो रोहित शर्मा की अगुवाई में जीता गया, और प्लेयर ऑफ द मैच भी रोहित शर्मा रहे हैं। तो ये फिर एक सवाल उठता है कि राजनीतिक दल के तौर पर अगर आप या किसी नेता के तौर पर आप किसी खिलाड़ी को पसंद या नापसंद कीजिए, लेकिन टूर्नामेंट से पहले मनोबल घटाने का काम ये आप कतई नहीं कर सकते, ये आप टिप्पणी नहीं कर सकते। इसीलिए अब बीजेपी हम देख रहे हैं कि कटाक्ष कस रही, कटाक्ष ये भी कस रही है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक तरफ राहुल गांधी का फोटो है कि उनकी अगुवाई में कितने चुनाव जीते गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और रोहित शर्मा के अगुवाई में कितने क्रिकेट मैच जीते गए हैं या ट्रॉफी जीती गई है। तो अब जब बात निकली है तो कटाक्ष यहाँ तक भी हो रहे हैं कि आप अपने कैप्टन को देख लीजिए, राहुल गांधी को, कि वो चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। हालांकि राजनीति में विधानसभा चुनाव या फिर चुनाव की तुलना खेल से करना ये भी एक तरह से देखे तो उचित नहीं है, लेकिन ये मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया, उनके एक प्रवक्ता ने दिया था। लेकिन शैलेंद्र, फिर ये बात उठ रही है कि एक तरफ यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा कि अब ये कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा सेल्फ मेड है,
उन्होंने खुद से मेहनत करके जगह बनाई है, संघर्ष किया है। उनके संघर्ष की एक आप पूरी देख सकते हैं एक इतिहास है। और दूसरी तरफ एक राजनीतिक दल है जिसके एक प्रवक्ता ने कटाक्ष किया था रोहित शर्मा पर। वो ऐसे राजनीतिक दल से आते हैं जहां पर परिवारवाद की परंपरा है, परिवार से सब कुछ मिल जाता है, प्रदर्शन हो या ना हो, वो जीतते रहे या हारते रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बात यहां तक पहुंच गई है, बीजेपी इस तरह की कटाक्ष कर रही। बिल्कुल, तो अब जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और बात अगर राजनीति के पिच की हो या क्रिकेट की पिच की, जब छक्के या चौके पड़ते हैं तो आपका प्रदर्शन बोलता है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ आपसे ये भी है, बॉडी शेमिंग जो कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा की गई, क्या परफॉर्मेंस पर ये भारी पड़ती है? भाई अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, टीम को साथ लेकर चलते हैं, आपके पास कैप्टन मैनेजमेंट है, तो ये सवाल उठाना कहीं ना कहीं किसी के मनोबल के साथ साथ उसे गिराने के हैसियत से किया गया अब पॉलिटिकल स्टंट। देखिए, हम सब जानते हैं कि खेल में फिटनेस एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जब ऐसे खिलाड़ी की बात हो जिसका एक सफलतम रिकॉर्ड रहा है, और भारत के वनडे इतिहास में देखें तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन अगर किसी के खाते में है तो रोहित शर्मा के हैं। 3-3 दोहरे शतक वनडे में अगर किसी एक खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाए हैं तो रोहित शर्मा ने लगाए हैं। और दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी हैं रहे हैं इतिहास में जो रोहित शर्मा से बहुत ज्यादा वजन उनका रहा है, उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। इंजमाम उल हक को ले लीजिए, या फिर आप श्रीलंका में अर्जुन रणतुंगा जो कप्तान रहे हैं, काफी मोटे खिलाड़ी वो माने जाते रहे। फिटनेस महत्वपूर्ण है। रोहित शर्मा के प्रदर्शन को लेकर सवाल जब उनकी थोड़ी फॉर्म खराब थी न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड दौरे पर आप देखें तो निश्चित तौर पर सवाल उठे थे। लेकिन ये जो सवाल उठाए गए उसका बेहतरीन जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो विरोधी थे उनको फ्लावर समझने की उम्मीद कर बैठे, लेकिन वो फायर निकले, और ये फायर हमने कल क्रिकेट के पिच पर भी देखी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा। जी देखिए, इसमें एक लाइन यही कहना चाह रहा था कि जी बोलिए। सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन वो काम है क्रिकेट विशेषज्ञों का, पूर्व खिलाड़ियों का, दर्शकों का। एक राजनीतिक दल के तौर पर आप किसी मंशा से किसी खिलाड़ी पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उनको एक विशेष वर्ग ज्यादा पसंद करता है, तो आप पर सवाल उठेंगे कि आप किसी खिलाड़ी का क्या मनोबल तोड़ना चाहते हैं। और रोहित शर्मा का तो एक शानदार रिकॉर्ड खिलाड़ी के तौर पर भी रहा है, कप्तान के तौर पर तो आप देख ही रहे हैं। और जो ये आप फाइनल जीता है चैंपियंस ट्रॉफी में, ये जो आपने आखिर में कहा वो बहुत अच्छा था कि अगर आप किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह या मंशा रख रहे हैं, ये बयानबाजी उसी को दर्शाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो सीधी सी बात है, न्यूज पंच में इन 3 खबरों के साथ हमने शुरुआत की आपके आज के दिन की, लेकिन 2 बजे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे कोई और 3 बड़ी खबरें लेकर, जो कि आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड होगा। फिलहाल न्यूज पंच में मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।